नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सैयद हुसैन। वैसे तो ये वक्त है आर्यन अभियान का, लेकिन आज हम बिहार की उबल रही सियासत पर चर्चा करेंगे। बिहार का सत्तारूढ़ गठबंधन टूट चुका है। अब नीतीश कुमार 19 जून को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर जदयू के नेता के रूप में सत्ता हासिल करेंगे। नीतीश सरकार से बीजेपी के 11 मंत्री बर्खास्त कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया है। अब देखना है कि 19 जून को सदन में बीजेपी का क्या रुख रहता है। 18 जून को बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रही है और उस दिन बिहार बंद का आयोजन भी है। यहां सवाल यह है कि किसने किससे विश्वासघात किया, यह जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। जी हां, विश्वासघात किससे? बीजेपी जेडीयू का 17 साल पुराना गठबंधन टूट गया है। गठबंधन टूटने के लिए दोनों दल एक दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी ने नेशनल एजेंडा का पालन नहीं किया, इसलिए रास्ते अलग अलग हो गए। जबकि बीजेपी का आरोप है कि नीतीश एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए थे और जनता ने गठबंधन को बहुमत दिया था, इसलिए गठबंधन को तोड़कर नीतीश ने बीजेपी से विश्वासघात किया है। लेकिन सवाल यह है कि किसने किसके साथ विश्वासघात किया है? बीजेपी ने जेडीयू से, या जेडीयू ने बीजेपी से, या फिर दोनों दलों ने जनता से किया है विश्वासघात? जब सुविधा के हिसाब से सांप्रदायिकता की परिभाषा तय हो, जाहिर है राजनीतिक दल जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। 17 साल से बीजेपी के साथ रहने पर जेडीयू को सांप्रदायिकता का ख्याल नहीं आया। नीतीश के लिए आडवाणी धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं। क्या जेडीयू को यह नजरिया खुदगर्जी वाला नहीं लगता? पहले तो बीजेपी ने भी झुक झुक कर जेडीयू का हर दबाव मंजूर किया। बीजेपी तब अलग हुई जब नीतीश ने दामन झटक दिया। क्या बीजेपी का यह रवैया जनता से धोखा नहीं है? तो कौन दोषी है? किसने विश्वासघात किया है और किससे विश्वासघात किया है? जनता से, गठबंधन से, बीजेपी ने जेडीयू से, जेडीयू ने बीजेपी से? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो बात विश्वासघात की हो रही है। अब आपको एक और चेहरा हम दिखाते हैं नीतीश कुमार का, और वो देखने के बाद आप खुद तय करेंगे कि यह विश्वासघात किसके साथ किसने किया है। जेडीयू ने बीजेपी के साथ किया या फिर नीतीश कुमार ने जनता के साथ किया है। जी हां, नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार की नजर में नरेंद्र मोदी कम्युनल है, जो भारत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने गठबंधन भी तोड़ डाला। लेकिन आज हम आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार का वो बयान जब उन्होंने मोदी की तारीफों में कसीदे गढ़े थे। वो भी तब जब गुजरात में दंगे हुए थे और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे थे। लेकिन सुनिए, 15 दिसंबर 2003 को नीतीश कैसे नरेंद्र मोदी को देश का नेता कराते रहे हैं। उसको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। तो देखा आपने ये बयान 15 दिसंबर 2003 का, जब नीतीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि दायरे में नहीं सिमटना चाहिए गुजरात के, बल्कि बाहर आना चाहिए, देश को उनकी जरूरत है। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब नीतीश कुमार को वो बिल्कुल नापसंद दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ इतने ज्यादा वो सांप्रदायिक हो गए कि उन्होंने गठबंधन भी तोड़ दिया। चलिए एक दो तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, दो बयान दिखाते हैं। दौर चला है वो हमारे सहयोगी दल में नया दौर है, हम उस दौर से अब सहमत नहीं हैं और न उन तौर तरीकों के हम अभ्यस्त हैं। वैसे उसको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। तो देख लिया आपने ये दो बयान। एक तरफ नीतीश कुमार 2003 में ही कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को गुजरात के दायरे में सिमट कर नहीं रहना है, उनकी जरूरत देश को है, और जब देश की तरफ उन्हें लाया गया, देश की अगर बात सामने आई, तो फिर अब कह रहे हैं कि ये नया दौर उन्हें नहीं भा रहा है, नए दौर से वो सहमत नहीं है, इसलिए वो गठबंधन अब तोड़ना चाहते हैं। तो दो चेहरा नीतीश कुमार का आपने देखा और इस पर अब हम चर्चा करेंगे। अगले 1 घंटे आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ करा देते हैं। आप हमारे साथ
असफर शमसी साहब जो नेता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है शमसी साहब आपका। आप सुधांशु शेखर भास्कर जी जो नेता आरजेडी से, पूर्व विधायक भी, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुधांशु शेखर जी आपका भी। और आप कमलेश शर्मा जी जो नेता CPI-ML से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कमलेश जी। पहला सवाल हम असफर साहब आपसे ही करना चाहेंगे। अगर बात की जाए सारी चीज़, अब गठबंधन टूट चुका, आप सरकार में नहीं है, हालांकि अभी तक समर्थन वापसी का ऐलान नहीं हुआ है बीजेपी की तरफ से। अब 19 तारीख को क्या चीज़ होती है वो तो सामने निकल कर आएगी ही, लेकिन जिस बात पर नीतीश मोदी ने गठबंधन को तोड़ा और ये कहा कि भाई आपने गोवा में कुछ इस तरीके की चीजें सामने लाकर खड़ी कर दी, नरेंद्र मोदी को आपने चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया जो देश के लिए अच्छा नहीं था, वो एक कम्युनल चेहरा था। लेकिन उसके बाद ये भाषण आपने ये बयान भी आपने सुना होगा 2003 में, तो ये अचानक से ऐसी कैसी तब्दीली हो गई कि पहले जिसको इतनी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि आपको देश की जरूरत है, आपको गुजरात में नहीं रहना चाहिए, बाहर निकल कर आना चाहिए, वो नेता जब बाहर निकल कर आता है और उससे जब देश की बागडोर सौंपे जाने की बात होती है तो उसके बाद आप कह देते हैं कि नया दौर अच्छा नहीं है, हमें तोड़ना पड़ेगा गठबंधन। देखिए, ऐसा है कि अभी आपने खुद बयान दिखाया 2003 का, और वो बयान ही अपने आप में इस बात को सिद्ध कर रहा है कि विषय क्या है। असली विषय ये है कि देश की राजनीति में कोई पहली बार पिछड़ा वर्ग का नेता राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर आ रहा है, और इस पिछड़े वर्ग के नेता के उभरने से राष्ट्रीय राजनीति में, जो कि एक चाय की दुकान जिनके पिता चलाते थे, चाय की दुकान में काम करने वाले का बेटा देश की राजनीति में जो पिछड़ा वर्ग का है वो आ रहा है, इससे खौफ हो गया है। और इससे जो खौफ हो गया है तो इस खौफ को डाइवर्ट करने के लिए लोग अब सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। विषय सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का नहीं है, असली विषय ये है कि अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से कभी आपको भाजपा सांप्रदायिक लगती है और कभी वो सेकुलर हो जाती है। तो ये जो लोग कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर के लोग हैं, भाजपा को छोड़ करके अगर आप देखें कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर के लोग, तो ये लोग सीडो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। ये लोग केवल वही बात करते हैं कि इनको एक खास वर्ग का वोट बैंक किस प्रकार से मिल जाए, और उस वोट की खातिर इस बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज देश का जो अक़लियत तबका है, आज जो देश का माइनॉरिटी तबका है, वो इनके भुलावे में आने वाला नहीं है। वो अब समझ चुका है, वो इस बात को समझ चुका है कि अगर इस देश के अंदर में डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, वो तरक्की सियासी तौर पर होनी चाहिए, वो तरक्की माशी तौर पर होनी चाहिए, वो तरक्की तालीमी तौर पर होनी चाहिए। और अगर एजुकेशनली, सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली माइनॉरिटी तबका भी आगे नहीं आएगा तो ये इनकी सियासत चलती रहेगी, वोट बैंक की सियासत चलती रहेगी। तो शमसी साहब, यानी हम ये माने कि विश्वासघात किस्से की जो बात निकलकर सामने आ रही है, ये विश्वासघात एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने भी किया, और यही विश्वासघात नीतीश कुमार ने उस जनता के साथ भी किया जो वो बयान 2003 में उन्होंने दिया और ये कहा कि अब जरूरत है नरेंद्र मोदी की, देश को अब उनकी जरूरत है, और जब देश की जरूरत का वक्त आया तो आप पीछे हट गए। देखिए, ये विश्वासघात बिहार की 10 करोड़ जनता के साथ हुआ है। बिहार की जो जन आकांक्षाएं थी, जो जंगल राज के खिलाफ बिहार की जनता ने, जो बिहार की जनता की जन आकांक्षाएं थी, 10 करोड़ की जनता ने एनडीए को वोट दिया था, और एनडीए ही बिहार के अंदर में राजद का विकल्प था। तो उस विकल्प के रूप में जब एनडीए को समर्थन मिला तो कोई एक पार्टी को समर्थन नहीं मिला था, कोई जनता दल यूनाइटेड को नहीं मिला था। जब एनडीए को मिला था, और एनडीए के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी चुने गए थे, इसीलिए अगर जब वो एनडीए के नेता चुने गए थे तो उनको एनडीए से पहले रिजाइन करना चाहिए था कि हम एनडीए के मुख्यमंत्री नहीं हैं, उसके बाद विश्वास मत प्राप्त करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों के बयानों में लगातार विरोधाभास है। इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहते हैं, इनके प्रवक्ता कुछ कहते हैं, और इनके राष्ट्रीय नेता के पहले कहते हैं कि सवाल है कि ये मामला इनके पार्टी का इंटरनल मामला है। आज मान्यवर नरेंद्र मोदी जी को अगर चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है तो सवाल है कि इन्हीं के नेता के विरोधाभास आपस में सामने आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये सवाल बिहार की 10 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात है, और बिहार की जनता जिसने जंगल राज के खात्मे के लिए बिहार में विकास को दिया था, जिसने जंगल राज के खात्मे के लिए डेवलपमेंट को दिया था, वो बिहार की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी।
क्योंकि मैं एक बात और बड़ा ठीक है, स्पष्ट चलिए, रूप से लेकिन कहना शमसी चाहता हूं। साहब बिल्कुल इस बात को हम मान रहे हैं। हम सुधांशु जी, कमलेश जी के तरफ भी आएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा आपसे हम ये भी हमको जवाब चाहिए कि 11 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया, एनडीए से समर्थन वापस ले लिया गया, गठबंधन टूट गया नीतीश की तरफ से। भाजपा की अगर बात की जाए, भाजपा का क्या रुख होगा? आप अभी तक क्यों समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं? समर्थन वापस की घोषणा क्यों नहीं हो रही? जब सदन में जाएंगे तो वहीं पर पता चलेगा ना। सवाल ये पैदा होता है कि हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। आज जिन लोगों ने गठबंधन को तोड़ा है, बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया तो ये है, घोषणा सदन में होगी, आपके समर्थन वापसी की? वो तो हो ही चुकी है। वो तो सदन में जब विश्वास मत लेंगे तो वो तो आमने सामने पिक्चर आ जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने बिहार की 10 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता उनको सबक सिखाएगी और ये चेहरा सामने आ जाएगा। अगर आप पिछले आंकड़ों में जाएं तो आप देखेंगे कि 1995 में समता पार्टी को कितनी सीटें थी बिहार के अंदर? समता पार्टी को 5 सीटें थी। 2000 के चुनाव में आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें थी और 35 सीट जनता दल यू को थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के नेता के रूप में जो है नीतीश जी को, माननीय मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया, एनडीए ने प्रोजेक्ट किया। तो जब आप एनडीए के नेता थे तो आप अभी कैसे कह रहे हैं? इसलिए मोरल ग्राउंड पर। लेकिन शमसी साहब, ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक अनादर सहने की जो सीमा है उसके एक बर्दाश्त की क्षमता बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपसे पत्तल छीना गया, उस वक्त आपने संयम बरता, 11 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया, उस वक्त आपने, अभी भी आप संयम बरते हुए और अब ये कह रहे हैं कि सदन में सारी चीज का जवाब दिया जाएगा। तो कब तक ये अपमान सहती रहेगी भाजपा? अपमान तो जनता का हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपमान जनता का हुआ है। जनादेश जनता को मिला था, एनडीए को मिला था, जनता ने एनडीए को दिया था, एनडीए को विकल्प के रूप में दिया था, किसी एक पार्टी को नहीं दिया था। वो जनता सड़क से जो है सदन तक जो है वो सबक सिखाएगी। आज जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि एनडीए और खास करके हमारे वित्त मंत्री जो कि एक्सपर्टीज थे, उनके वित्तीय प्रबंधन से जो विकास बिहार के अंदर हुआ। आप जानते हैं कि अगर घर का मुखिया और घर का वित्त मंत्री, अगर मान लीजिए उनका वित्तीय प्रबंधन इतना था, अच्छा था कि बिहार के अंदर एक विकास की दौड़ लग गई, बिहार विकास की राह पर चलने लगा हमारे वित्तीय प्रबंधन के कारण। इसलिए कोई नहीं कह सकता है अकेला, अगर विकास हुआ है तो भाजपा, जदयू और एनडीए के दौर में विकास। चलिए शमसी साहब, बिल्कुल हम दोबारा आएंगे। सुधांशु जी आपके पास भी हम आएंगे और कमलेश जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अब सुनिए कि गोपालगंज के लोगों का क्या कहना है इस टूटे हुए गठबंधन के बारे में। जहां तक मेरा मानना है कि जदयू ने भाजपा को पूरी तरह से धोखा दिया है। हमने जदयू के नहीं बल्कि एनडीए को वोट दिया था और कल के डेट में उन्होंने गठबंधन तोड़ करके विश्वासघात किया भाजपा के साथ। एनडीए के गठबंधन जो टूटा है, इसमें जदयू ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया और ये गठबंधन टूटना ही सबसे बड़ा दुखदायी घटना है। सिर्फ एक छोटी सी इशू नरेंद्र मोदी को लेकर इस गठबंधन को तोड़ा गया है। नरेंद्र मोदी को जिस दिन ताजपोशी की गई थी भाजपा के प्रचार कमान अभियान का, उस दिन भी जदयू ने कहा था कि ये बीजेपी का अंदरूनी मैटर है। लेकिन अचानक घटनाक्रम क्या हुई कि जदयू ने गठबंधन को तोड़ दिया। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को है तो जदयू को। जदयू से टूटा हुआ गठबंधन दोनों मोदी जी को प्रधानमंत्री मानने के बाद भाजपा ने अपना पार्टी का नेता मान लिया है। इसमें इनको क्या लग रहा है, इनको क्या तकलीफ है इसमें? इससे इनको फायदा होगा नहीं। दोनों पार्टी चुनाव होना चाहिए, चुनाव में आने के बाद ही नीतीश जी को पता चलेगा कि कितना हमको बहुमत मिल रहा है या भाजपा को मिल रहा है। जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जदयू को और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को विधानसभा में भारी बहुमत से जिताने का काम किया था और नीतीश कुमार ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम किया है, बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी जदयू सहित जो पूरे बिहार की जनता थी जो इनको बहुमत जिताने का काम किया था। नीतीश जी ने गठबंधन को तोड़कर बिहार के करोड़ों आवाम को उनके दिल पर चोट पहुंचाने का काम किया है। क्या जदयू ने बीजेपी को धोखा दिया है और कारण यही है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से उन्होंने धोखा दिया। क्या पब्लिक ने एनडीए पार्टी को वोट दिया था और गठबंधन इन्होंने दोनों आदमी को तोड़ दिया। इससे तो आम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है। जैसे नीतीश जी, ऐसे पब्लिक चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी हों, लेकिन नीतीश जी अपने स्वार्थ के लिए नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों। इसके चलते इन्होंने अपना एनडीए दल को तोड़ दिया
इससे ज़्यादा नुकसान आम पब्लिक को है। इसमें गठबंधन टूटने में तो जदयू ने ही धोखा दिया है भाजपा को, लेकिन पब्लिक चाहती है कि या भाजपा चाहता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन इसका विरोध करके गठबंधन से नाता अपना तोड़े हैं नीतीश जी। तो धोखा तो नीतीश जी दिए हैं। और एनडीए गठबंधन टूटा है, इसलिए बिहार की जनता काफ़ी दुखी है। और रह गई धोखा का प्रश्न, तो धोखा का प्रश्न हम जदयू को ही देंगे, क्योंकि जब नीतीश कुमार की सरकार पहली बार बनी थी उस समय भी भाजपा गठबंधन साथ में था, और इन दोनों साथ में थे, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। उस समय भी भाजपा में नरेंद्र मोदी थे, ऐसा नहीं था कि नरेंद्र मोदी उस समय भाजपा से अलग थे। तो उस समय इस टाइप का कोई मुद्दा ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी रहेंगे तो हम भाजपा से अलग हो जाएंगे। तो देखा आपने, ये तो जनता का कहना था, चर्चा भी चल रही है और एक सवाल ही लगातार ये खड़ा हो रहा है कि आखिर किसने किससे विश्वासघात किया और साथ ही साथ बीजेपी कब तक अपना अपमान सहती रहेगी। चलिए अब रुख करेंगे अभिरंजन कुमार की तरफ, जो आरएन टीवी के संपादक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिरंजन जी, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आपका, और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बयान भी सुना होगा 2003 का, वो बयान जब नीतीश कुमार तारीफ कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अब गुजरात के दायरे में सिमटने की जरूरत नहीं, आपको बाहर आने की जरूरत है, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, और देश को आपकी जरूरत है। लेकिन वही जब देश की जरूरत का वक्त आता है तो अब कहा जाता है कि ये नया दौर नहीं हमने सुहारा है और अब हम ये गठबंधन तोड़ना चाह रहे हैं। तो ये दो चेहरा किस तरीके से? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि बिहार के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और किस तरह की प्रतिक्रिया है। इससे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। हमें इस बात का संतोष है कि नीतीश कुमार जी की जो गलत नीतियां हैं, जो उनकी सांप्रदायिक राजनीति है, जो उनका दोहरा रवैया है, इसको एक्सपोज करने की कोशिश हम लोग जो है काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन इस पर जो है जेडीयू की तरफ से कुछ लोगों ने हम लोगों पर आरोप भी लगाया कि हम शायद जो है किसी पर्सनल चीज़ों को लेकर जो है नीतीश कुमार को टारगेट किया करते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि आज बिहार की जनता देख रही होगी कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। हमने पहले भी कहा था और बार बार कहा था और खुले तौर पर कहा था, दो टूक कहा था कि नीतीश कुमार की राजनीति उतनी ही सांप्रदायिक राजनीति है जितनी सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप किसी और दल पर या किसी और नेता पर आप लगाते हैं। इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बीजेपी से अलग हो जाएंगे तो वो जो है दूध के धुले हो जाएंगे, सांप्रदायिक नहीं रह जाएंगे, धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। 900 चूहे खाने के बाद बिल्लियों का हज कबूल नहीं होता है और कोई जो है जिंदगी भर जो है मछलियों का शिकार करने वाला बगुला जो है जीवन की सांध्य बेला में जो है भगत नहीं बन जाया करता है। तो हमने बार बार कहा है और हमने ये भी कहा है बार बार कि अगर नरेंद्र मोदी आरएसएस के दत्तक पुत्र हैं तो अगर नरेंद्र मोदी आरएसएस के सगे पुत्र हैं तो नीतीश कुमार आरएसएस के दत्तक पुत्र हैं, जो आज अपने स्वार्थ की वजह से, आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो है आज आरएसएस कैंप को, बीजेपी के कैंप को छोड़कर अलग हो गया है। तो इसलिए जो है इस तरह से चीजें नहीं होती हैं। नीतीश कुमार की पूरी सियासत सांप्रदायिकता पर आधारित सियासत है। जब उनको लगा कि हिंदुओं के साथ, हिंदू वोटों की राजनीति करने वाले दल के साथ जुड़कर फायदा होगा, वो हिंदू वोटों की राजनीति करने वाली पार्टी के साथ जुड़ गए। आज उनको लग रहा है कि मुझे बिहार में मुसलमानों का वोट चाहिए, इस पर लालू का और कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज है, तो उसको तोड़ने के लिए इन्होंने इस तरह की पैंतरेबाजियां कर दी हैं। कई लोग ये भी बताते हैं कि उनकी निजी महत्वाकांक्षा भी है कि देश में कोई ऐसी स्थितियां बन जाए कि किसी दिन चंद्रशेखर, चरण सिंह, देवगौड़ा और आई.के. गुजराल की तरह वो बिल्ली के भाग्य से छींका टूटे और वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। तो इस तरह की भी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए देश के हितों को, राज्य के हितों को ताक पर रख देने वाले नेता के बारे में आप नहीं कह सकते कि वो जनता के पक्ष में काम करता है। मैं आपको बहुत साफ तौर पे बताऊं, जिस भाषण का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने भी सुना है, बिहार की जनता ने भी सुना है, पूरे देश ने सुना है, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में जो दंगा हुआ है उस दंगे को अब भुला दिया जाना चाहिए और जो बाकी काम कर रहे हैं उन कामों को देखना चाहिए। यह नीतीश कुमार की राय 2003 में थी और आज 2013 में 10 साल के बाद नीतीश कुमार की राय यह है कि उस दंगे को ही सिर्फ याद किया जाना चाहिए और बाकी सारी चीजों को भुला दिया जाना चाहिए। तो इस तरह का विरोधाभास नहीं चलता है। हमारे जैसे जो नागरिक इस देश के हैं वो 2002 में भी मानते थे कि गुजरात दंगे के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, चाहे वो राज्य का मुख्यमंत्री हो या छोटे से छोटा संतरी हो, उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। यह लोकतंत्र के हित में है।
देश की जो एक सर्वधर्म संभाव वाली जो एक छवि है, उस छवि के हित में है। देश में एक सांप्रदायिक वातावरण अच्छा बना रहे, देश जो है मिलजुल कर तरक्की करे, देश के 100% लोगों की तरक्की हो, किसी 15% या 85% का सवाल नहीं है, देश के 100% लोगों की तरक्की होनी चाहिए। इसलिए हम 2002 में भी ऐसा मानते थे और 2013 में भी ऐसा ही मानते हैं कि अगर आज भी कानून के दायरे में ये बातें साबित होती हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री दोषी है, तो उसको जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो सजा दी जानी चाहिए। और लेकिन नीतीश कुमार की राय आप देख लीजिए तो नीतीश कुमार न सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, मौका परस्ती की राजनीति करते हैं। हमने बार बार कहा है कि अगर हिंदू वोटों की राजनीति करना सांप्रदायिकता है तो मुसलमान वोटों की राजनीति करना भी सांप्रदायिकता के दायरे में आना चाहिए, ईसाई और सिख वोटों की राजनीति करना भी सांप्रदायिकता के दायरे में आना चाहिए। ये तो नहीं कहते कि राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी अभी कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन बनी हुई है तो कांग्रेस पार्टी का मैं गुणगान नहीं करूंगा। आप देख लीजिए राजीव गांधी के कार्यकाल में जो है सो पूरा सिख का दंगा हुआ जिसमें 3000 लोग मार दिए गए। और बिल्कुल अभिरंजन जी हम आपको रोकना चाहेंगे और अभी और से आप सुनाते हैं कि जनता दरबार में इस वक्त क्या हम तो तैयार होकर बैठे थे कि अब आने का वक्त हो चला है, आधे घंटे के बाद लोग आएंगे। हम तो इंतजार कर रहे थे, तब तक श्री विजय चौधरी जी को उनका फोन आया, आकर के इन्होंने हमको सूचना दी। फिर हम जो साथी पार्टी के साथियों को हमने बुलाया, बातचीत किया कि भाई अब क्या करें। तो फिर हमने एक प्रयास और किया, वो किया कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाई कि भाई कोई कैबिनेट से इस्तीफा तो दिया नहीं उन्होंने, कैबिनेट तो आज भी एग्जिस्ट करता है और सार्वजनिक बयान था कि हम त्याग पत्र नहीं देंगे। तो कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग में भी नहीं आए तब तो फिर हम लोगों को अलग होने का अपना रास्ता तय करना ही पड़ा और पड़ता ही। और इसमें अगर कोई विश्वासघात की बात न करे, विश्वासघात है तो दूसरी तरफ से, और जो लोग अपने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगाए। जो बुजुर्ग थे उनके अटल जी, अडवाणी जी, उनको भूल गए। हमने अटल जी के कार्यशैली की प्रशंसा की, उस पर लोगों ने बुरा माना। बिहार के अस्मिता की बात की, बिहार के काम की चर्चा की, उसको लोगों ने बुरा माना। यानी अपने काम की चर्चा करना किसी की शिकायत थी, किसी की आलोचना थी। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय परिषद में दिए गए भाषण को आप गौर से देखें तो उसमें अपनी बात कही गई है। जो बात राज्य की थी, राज्य के काम की थी, और केंद्र में जो एनडीए बना था और केंद्र में आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में सरकार चली और किस तरह से अनेक सहयोगी दलों को उन्होंने जोड़ा और सबको साथ लेकर चलने की उनकी रणनीति थी, उनका स्वभाव था, इन सब बातों की हमने तारीफ की, वो भी बुरा माना गया। तो जो बुजुर्गों के साथ को भूल जाए वो दूसरे पर क्या आरोप लगा सकते। और बात भारतीय संस्कृति की होती है तो भारतीय संस्कृति में तो बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाया गया है। ये कौन सी नई संस्कृति आ गई है जिसमें बुजुर्गों को दरकिनार कर दिया गया। इसलिए इन सब बातों पर हम लोगों को जितनी बात कहनी चाहिए थी उतनी बात कल ही ठीक है, अच्छी बात है। जल्दबाजी को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। कौन सी जल्दीबाजी? किस बात? अरे तो पहले समय सीमा दिया गया था, क्या कह करके? कल तो वही एक्सप्लेन किया गया। 3 पेज का हम लोगों का स्टेटमेंट है पार्टी का, वो तो स्पष्ट है। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें है। हम तो चाहते थे कि पर्याप्त समय उनको मिले, वापस में तय करें, अपना नेता चुने, चुनाव के पूर्व उसको घोषित करें। नेता कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम सार्वजनिक तौर पर पिछले 1 वर्ष से कहते रहे हैं। इन बातों को वहाँ दोहराया गया, लेकिन उसके बाद जो हालात बने गोवा में, वो हालात स्पष्ट कर रहे थे। दीवार पर साफ लिखा हुआ था क्या होने वाला है। तो हम लोग भी एक पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम लोगों को भी निर्णय लेना पड़ा। कोई निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लिया गया है, निर्णय सोच समझकर
और उचित वक्त पर लिया गया है कि अब इंतजार करना तो अपने को धोखा देने के समान था। इसलिए ये सारी बातें तकनीकी नहीं है और कल हम लोगों ने इन्हीं बातों को स्पष्ट तौर पर एक्सप्लेन कर दिया, उसकी व्याख्या कर दी है, इसलिए उस पर अब आगे कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में थे तो उस वक्त गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। क्या आपने कभी उनकी तारीफ की थी? देश भर में उन्हें लाने की बात कही थी, वहाँ के विकास की बात आपने तारीफ की थी? पता नहीं, आपको मालूम होगा। हम लोग तो अटल जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, उनकी सरकार के मंत्री थे, देश भर में घूमते थे, रेलवे के कार्यक्रमों में जाना पड़ता था, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे और जब कार्यक्रम में कोई जाता है सरकारी कार्यक्रम में तो वहाँ पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया जाता, यहाँ यही मिक्स किया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रम का पॉलिटिकल अर्थ आप लोग लगा रहे हैं और सरकारी कार्यक्रमों में ये मान्य परंपरा है, एक दूसरे की शिकायत नहीं की जाती है सरकारी कार्यक्रम में, वो एक प्रोटोकॉल है, एक मान्य सिद्धांत है। इन बातों को समझा करिए। जहाँ तक पॉलिटिकल बात आप लोग करते हैं, गुजरात में जेडीयू का कभी कोई समझौता नहीं था और जेडीयू को जो भी सीट मिलती है, चाहे 2 मिले या 1 मिले, अपने बलबूते पर मिलती है। नीतीश जी, एक सवाल, आप अटल अडवाणी जी की बात कर रहे हैं। Even in your resolution yesterday, you spoke about how the BJP has moved on from the secular agenda of Atal ji and Advani ji. In the opinion of the JDU, how is the image of Mr. Advani more secular than any other person that you are talking about? देखिए, अडवाणी जी हम लोगों के सरकार में जो अटल जी के नेतृत्व में था उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और अटल जी 2004 तक उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 2009 में जो चुनाव हुआ, एनडीए ने अडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और अडवाणी जी और अटल जी ने मिलकर वो नेतृत्व प्रदान किया। ये सिविली कोई उचित नहीं है। जो बीजेपी के साथ समझौता हुआ समता पार्टी का, वो बिहार की तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर हुआ, वोट के बिखराव को रोकने के लिए, विपक्षी मतों के ध्रुवीकरण के लिए हुआ था। कहीं से किसी चीज को उठा करके किसी चीज से तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है और बहुतेरे लोग आज जो उसकी व्याख्या करेंगे, उस समय शायद व्याख्या करने का काम भी नहीं शुरू किया हो। तो जब व्याख्या करें तो पहले रिसर्च कर लें 95 से और तब किसी नतीजे पर पहुंचे। अडवाणी जी पर तो बाबरी मस्जिद आने का आरोप लगा था, तो वो उसे हम लोगों का अलायंस 96 में हुआ था। ये सारे प्रश्न उत्तरित थे। बिहार की तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक जो ये मत का विभाजन हुआ था 95 के चुनाव में, उसके मद्देनजर यह एक समझौता हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई और केंद्र में जब सरकार बनाने की नौबत आई तो 13 दिन की सरकार में नहीं शामिल हुए थे, 98 में शामिल हुए थे। जब ये बात साफ हो गई कि विवादित मुद्दे अलग रहेंगे और फिर 99 में जब एनडीए बना तो एनडीए के नेशनल एजेंडा में इन बातों का उल्लेख किया गया, उसके साथ थे और हम लोग केंद्र की सरकार में थे, अटल जी की सरकार में थे, हम लोग किसी राज्य की सरकार में नहीं थे और वो भारतीय जनता पार्टी को टैकल करना था और दुनिया जानती है कि अटल जी क्या चाहते थे। अभी आपने क्या स्टेटमेंट दिया था कि उस वक्त बिहार में आग लगी हुई थी, इसलिए आपने पानी आप पुराना अपना निकाल लीजिए, समूचा रिकॉर्ड ही तो करें, रिसर्च कर लीजिए। जी, क्या आपको लगता है कि अडवाणी जी पार्टी में कमजोर हो गए हैं और उसने आपको कंपेल कर दिया कि बीजेपी के साथ छोड़ना पड़ेगा? देखिए, हम लोगों का जो निर्णय है वह इस विषय पर निर्णय है कि जो कुछ भी आज भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, वो चीजें जिन कारणों से और जिस आधार पर हम लोगों का एक बेसिक प्रिंसिपल था, उसके आधार पर जो समझौता हुआ था, अब स्पष्ट हो गया कि वो चीजें बेमानी हो चुकी और वो दौर समाप्त हो गया। और ये बात सही है कि अगर अटल जी अस्वस्थ हैं और अडवाणी जी अभी सक्रिय हैं
तो कम से कम एक व्यक्ति तो अलायंस के जो पार्टनर हैं उनके कंसर्न को एड्रेस कर सकते थे। आज जब हालात ये हो गए कि अलायंस के कंसर्न को दरकिनार करते हुए लोग सीधे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एज दूसरी पार्टियां जो अलायंस में है उनको अपने वसूलों के हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा और हम लोगों ने निर्णय लिया है। जॉर्ज फर्नांडिस भी बुजुर्ग नेता जेडीयू के हैं, उनको भी आप लोग भूल गए। जॉर्ज साहब अस्वस्थ हैं, उनके भूलने की बात नहीं है। उनके साथ भी जॉर्ज साहब तो अब आप थे मौजूद, क्यों अधूरी बात बोल रहे हैं? जॉर्ज साहब 2009 में कुछ लोग चढ़ा बढ़ा दिया, अस्वस्थ थे, उनको लड़ा दिया मुजफ्फरपुर, और उसके बाद लड़ाने के बाद उनको भूल गए लोग, तो उनको याद कौन रखा, सम्मान कौन दिया? तो हमने जॉर्ज साहब को कहा, राज्यसभा का एक उपचुनाव हो रहा था, हमने उनसे पूछा कि जॉर्ज साहब आप राज्यसभा में जाना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा जाऊंगा। तो हमने कहा कि तब आ जाया जाए। और जब हम एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए गए तो यहाँ पर उपस्थित कई लोग वहाँ थे, जिसमें से एक आप भी थे और उसके बाद जॉर्ज साहब का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और आज वो बेड रिडन है। हम लोग जाकर जॉर्ज साहब से मिलते हैं, आपको ये पता नहीं है, हाल चाल पर नजर रखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बुजुर्गों का पूरा सम्मान है, बुजुर्गों का पूरा सम्मान। तब जबकि 2009 में उनको उनके कुछ, जिसको कहिए छद्म समर्थकों ने उनको लड़वा दिया, ऐसे उनके समर्थक थे, शुभचिंतक थे, जो अस्वस्थ थे, चुनाव लड़ने की स्थिति में वो नहीं थे तब। और इसके बाद भी हम लोगों ने अपना सम्मान उनके प्रति जो था वो कायम रखा और जो भी संभव था हम लोगों ने सम्मान प्रदर्शित किया। और आज भी सम्मान, हमें दुख है, अफसोस है कि एक इस तरह से दहाड़ने वाला व्यक्तित्व आज अस्वस्थ अगर है, तो हम सब लोग प्रे करते हैं कि वो फिर से स्वस्थ हो जाए। हम लोग यही प्रार्थना करें। ये तो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। अभी तो हमारे सामने है कि जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था, तो उस मैंडेट के मुताबिक बिहार में आगे काम होता रहे। हमने नहीं छोड़ा है, वो छोड़े। हम लोग तो चाहते थे, हालात ये हो गया कि जो उपलब्धियां थी उन पर भी अभिमान न रहा, बिहार पर नाज नहीं रहा। लोग इतनी परेशानी में हैं, अब इतने दबाव में चले गए हैं कि बिहार के अच्छे कामों की चर्चा करने से कतराते थे, उससे उनको परेशानी होती थी। हमने बिहार की अच्छे कामों की चर्चा कर दी तो उसको लोगों ने समझा कि इन्होंने आईना दिखाया है कहीं, जबकि मेरा वो मकसद नहीं था। मेरा मकसद था बिहार में काम हो रहा, बिहार में काम करने देना चाहिए, और ये हुआ। इसलिए तो हमारा ये दायित्व है। और मैं फिर दोहरा कर कहता हूँ, अगर हमारे बुलावे पर आ गए होते तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कहते मैं उसी को स्वीकार कर लेता, लेकिन बातचीत का भी दरवाजा बंद कर दिया, तो ऐसे तो चलता नहीं। जनता का मैंडेट है कि कुछ जवाबदेही मेरे ऊपर भी बिहार की जनता ने 2010 में सौंपा, ये किसको मालूम नहीं है। नहीं, गठबंधन न टूटे ये तो वो बता रहे थे कि उनकी लाचारी थी, और ये बात स्पष्ट था। अगर उनके हाथ में होता तो वो बातचीत में भागीदार बनते, लेकिन जब हालात थे जिसमें अगर बचना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो फिर हम अलग कैसे हों, इस पर चर्चा कर लें। उसका क्या रोड मैप होगा, अलग होने का रोड मैप क्या होगा। अगर वो सार्वजनिक तौर पर बहाना ये बनाते हैं कि हमारा कोई वक्तव्य आ गया, अरे हमारा क्या वक्तव्य था? हमारा वक्तव्य तो वही था जो सदैव था। और जब
भारतीय जनता पार्टी के अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने, आदरणीय नेताओं ने हमको फोन किया और शरद जी को फोन किया, तो हम लोगों ने यही कहा था कि हमारे जो बेसिक कंसर्न, हमारी जो बुनियादी चिंता है, उसको उस पर आप ध्यान दीजिए और ऐसा कुछ आप कीजिए जिससे लगे कि आप हमारे बुनियादी चिंताओं को एड्रेस कर रहे हैं। यही तो हमने कहा था। अब इसका अर्थ आप लोग अखबार में इंटरप्रेट करके कुछ लिखते हैं तो आपकी आजादी है ना। हमारा तो स्टैंड पुराना था, लेकिन उस आधार पर आखिर मिलने में क्या गुनाह था? उनको पहले ही से ये लग गया था कि आप इतना दे रहे थे, वशिष्ठ को एक बयान दिया था, उनका कहना है कि आपने गठबंधन नहीं किया। अरे भाई, बात हमने जब की तो किसी बयान के बाद बात थी ना, और वो बात थी जब उसमें हामी भरी की मिलेंगे, मिल लेते तो क्या गुनाह होता? इतना दिन का साथ है, इतना भी क्या दूरी है? अगर मिल लेते, जो कहते, मेरे साथी इस बात के गवाह हैं, 5-7 हमारे साथी बैठे हुए थे, हम कटिहार से लौट कर आए और हमने अपनी भावना प्रकट की कि भाई वो जैसा कहें, अगर बचाना संभव नहीं है, चूंकि केंद्रीय नेता जो फोन कर रहे थे वो सिर्फ यही कह रहे थे कि निर्णय मत लीजिए, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में वो कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं थे कि हमारे बेसिक कंसर्न को एड्रेस किया जाएगा। वैसी परिस्थिति में हमने ये मुनासिब समझा कि अगर अलग होना है तो इसका क्या रोड मैप होगा, इसको हम लोग चर्चा कर लें। और मैंने कहा था अपने साथियों को कि भाई वो जो सुझाव देंगे हम उसी को स्वीकार कर लेंगे। इतने दिनों का साथ है, आए नहीं तो फिर हमने एक अटेम्प्ट लिया, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई कि भाई ठीक है, राजनीतिक तौर पर चर्चा में अगर नहीं आए तो कैबिनेट के सदस्य होने के नाते, चूंकि कैबिनेट से उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया है, तो कैबिनेट में आएंगे। तो कैबिनेट में भी नहीं आए, एक रास्ता निकाला, तब जाकर हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा। हम लोगों को निर्णय लेने के लिए मजबूर किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये जो मुहिम है एनडीए की, ये कमजोर हुआ है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। तो क्या जब अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? आप अपनी राय थोपना चाहिएगा। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते कोई हम लोग स्टेट की इकाई नहीं ना है भाई। हम तो गवर्न नहीं है ना। आप उसको ट्विस्ट मत करिए, आप ट्विस्ट न करें। ट्विस्ट जब करिएगा तो कल होकर के आप ही गलत साबित होइएगा। इसलिए नहीं, सवाल जो है उसका ही उत्तर हम दे रहे हैं आपको कि कोई भी एनडीए, अगर आज एनडीए से अलग होना पड़ा हम लोगों को, तो आखिरकार ये तो भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। सरकार बनाना चाहते हैं तो नए एलआई चाहिए, आप पुराने एलआई को भी छोड़ दे रहे हैं। आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि पुराने लोग चले जाएं। कोई मजबूरी में गठबंधन नहीं होता है, गठबंधन होता है आपस में समझदारी के साथ और रजामंदी से होता है। अगर वो कोई आधार नहीं छोड़ेंगे, उसकी कोई सूरत नहीं छोड़ेंगे, तो अलग होना पड़ता है। तो अलग हो गए नहीं, किसके लिए रास्ता प्रशस्त हुआ ये तो बीजेपी के लोग बताएंगे। चूंकि लार्जर पार्टनर थे, हम लोगों ने सदैव कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। हम लोगों ने तो हमेशा कहा, इसलिए जिम्मेवारी उनकी आज भी, आगे भी। अगर कोई पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो ये उनकी जवाबदेही है कि अगर उनको स्वयं पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो अन्य दलों का समर्थन वो प्राप्त करें। तो समर्थन प्राप्त करने की जिम्मेवारी उनकी बनती है। हम लोगों को कोई केंद्र में सरकार बनाने की हैसियत नहीं है कि हम केंद्र में सरकार बनाने के लिए सोचें। केंद्र में सरकार बनाने की इच्छा रखने वाले जो बड़े दल हैं, ये उनकी चिंता का विषय है कि कैसे हम और ज़्यादा एकजुटता करें, एक माहौल करें। केंद्र में अगर आज जो सरकार है उसके खिलाफ वातावरण है, नई सरकार बन सकती है चुनाव के जरिए, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पार्टियों को जोड़ें। ये उनकी जवाबदेही है। वो जोड़ेंगे क्या? जो साथ है उन्हीं को छोड़ने को मजबूर करें। हो गई इसके बाद है ना, बहुत है।
तो सुना आपने किस तरीके से नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता दरबार के बाद उन्होंने कही और कैसे निशाना भी साधा, साथ ही साथ ये भी कह डाला कि अगर बीजेपी के मंत्री कैबिनेट की मीटिंग में आ जाते तो वो जो कहते वो करते। उसमें विधानसभा का मत हासिल करेंगे। विधानसभा अगर हमें विश्वास प्रकट करेगा तो आगे अपना काम जारी रखेंगे। तो अब बात विधानसभा की कह रहे हैं नीतीश कुमार, और अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार की खत्म हो गई। आपको बता दें कि इसके सबसे अगर बड़े बयान की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने साफ अल्फाजों में कहा कि अगर बीजेपी के मंत्री कैबिनेट की मीटिंग में आ जाते तो वो जो कहते नीतीश कुमार वो करते और गठबंधन शायद नहीं टूटता। तो इसमें कितनी सच्चाई, किस तरीके से इस बयान को देखा जाए, निश्चित मानों में, सही मानों में ये एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। सुधांशु जी, जिस तरीके से ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई चीजें कही और साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना भी साधा, कहा कि ये मेरी हार नहीं है, बीजेपी की हार है, बड़ी पार्टी थी, और लेकिन ये अल्फाज कि अगर कैबिनेट की मीटिंग में आ जाते तो गठबंधन शायद नहीं टूटता, वो जो कहते मैं कर देता, पूरे तरीके से बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। यही तो आप जो दिखा रहे हैं विश्वासघात, इससे यही तो विश्वासघात है ना। ये दोनों मिलके बिहार की जनता से विश्वासघात, बिहार की जनता को गुमराह किए। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि वो दोनों मंत्री आ जाते, तो अब दोनों मंत्री आके वहाँ क्या करते? दोनों मंत्री की हैसियत थी कि राष्ट्रीय मुद्दाओं पर इनसे बात करने की। जब राष्ट्रीय नेताओं से इनकी बात हो रही है, वहाँ इनका फैसला नहीं हो पा रहा है, फिर कह रहे हैं कि यहाँ बिहार के 2 मंत्री आ जाते तो हम जो कहते वो मान लेते। ये भ्रामक बातें हैं और बिहार की जनता को भ्रम और धोखा देने की बातें हैं। एक बात उन्होंने सही कहा कि आज बीजेपी अपने मकसद से हटा और हमारे साथ कहीं ना कहीं तालमेल या आगे चलने में हमको कठिनाई हो रही थी, इसलिए हमने ये रास्ता किया, अख्तियार किया। मैं इस पर कहना चाहता हूँ, ये बात उन्होंने सही कहा। जब तक बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हुआ, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया तो ये अच्छा लग रहा था। वहाँ कोई भी कॉम्युनल नहीं था, सारे लोग इनको सेकुलर लग रहे थे, जो आपने दिखाया भी वहाँ, ये सेकुलर लग रहे थे। लेकिन जब इनको लगने लगा, ये आज भी चाहते थे, आज भी ये गठबंधन बना रहता, अगर बीजेपी इनको सेकुलर के नाम पर इनको प्रपोज कर दिया जाता तो आज भी बीजेपी तो इस रास्ता से भटका। पहले बीजेपी, इसलिए इन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सोचने की तरीका उनके में उनको बदलाव आया। बदलाव आने का यही मेरा कहना है कि बदलाव यही आया कि वो अपने एक नेता को प्रोजेक्ट कर दिए प्रधानमंत्री के लिए। इन्होंने कई बार अपने इर्द गिर्द के नेताओं से, अपने मंत्रियों से या पार्टी के लोगों से ये प्रपोज अपने को करवाया कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री मान ले तो बेहतर होगा और यही प्रधानमंत्री के लायक हैं। तो जब बीजेपी इस बातों को नहीं मानी तो बीजेपी इनके नज़र में रास्ते से भटकी। चलिए सुधांशु जी, बिल्कुल। कमलेश जी, आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले शमशी साहब से ये जान लेना बेहद ज़रूरी है। आपने पूरी बात सुनी नीतीश कुमार के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद कई तरीके के तोहमत इल्ज़ाम लगाए गए बीजेपी के ऊपर में। यह भी कह दिया गया कि अगर आप आ जाते, बीजेपी के अगर मंत्री आते तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता, गठबंधन भी बचा रहता। आप लोग क्यों नहीं आए? देखिए, ऐसा है, कैबिनेट की मीटिंग जो है वो आनन फानन संडे को बुलाई गई। अगर आप देखेंगे तो आमतौर से संडे को बैठक नहीं होती है कैबिनेट की। अब इस आनन फानन में किसी को राताराती खबर हो रही है, कुछ बाहर रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, तो ये तो केवल जो है अपने आप को एक फेस सेविंग के लिए ये बात बोला जा रहा है। इनके नेताओं के, इनके प्रदेश अध्यक्ष के बयान कुछ आ रहे हैं, इनके प्रवक्ताओं के बयान कुछ आ रहे हैं, इनके राष्ट्रीय नेताओं के बयान कुछ आ रहे हैं। इनकी बयानों में विरोधाभास था। इनके राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं कि यह बीजेपी का इंटरनल मामला है, इनके जो प्रदेश के लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और खुद इनके राष्ट्रीय नेता बोल रहे हैं बयानों में कि ये बीजेपी का इंटरनल मामला है, तो इस तरह का बयानों में विरोधाभास, आनन फानन जो है संडे को साहब पहली बार कैबिनेट को बुलाना, अचानक सबको खबर करना। लेकिन राजनीतिक गलियारे में शमशी साहब चर्चा इस बात की है कि ये आप लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको डर था कि उस दिन मंत्रियों को बर्खास्त किया जा सकता है, उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है, इसलिए आप लोगों ने इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है।
जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पे हमारे प्रदेश के लोगों को निर्णय नहीं लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो तो राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ तय हो चुका है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी विद ए डिफरेंस है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी विद ए मिशन है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी विद ए आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। हम सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। सवाल ये पैदा होता है कि आपने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का सुना, सवाल है भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है। हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है वो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और जब कोई निर्णय हो जाता है परिवार में तो उसका अनुपालन सब लोग करते हैं। ये कोई सीनियर को या जूनियर को किसी के साथ किस बोलने से कि उनके साथ ऐसा हुआ, ये नहीं है। पहले खुद अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि मान्यवर जो है जॉर्ज फर्नांडिस की क्या दुर्दशा हुई, एक ऐसे समाजवादी नेता की। उस पर उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना होगा, जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में भी उन्होंने कहा। शमशेर साहब दोबारा हम आपके पास आएंगे। कमलेश जी काफी देर से चुप बैठे हुए हैं। कमलेश जी, आप इस पर तो हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपने शुरू में जो हमने वो बयान दिखाया था उस बयान के ऊपर में भी जब उनसे एक सवाल किया गया कि 2003 में आपने इस तरीके का बयान दिया था, आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि भाई ये मजबूरी होती है पार्टी की, हम जाते हैं वहां पर तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और हमें तारीफें करनी पड़ती है, शिकायत हम नहीं कर सकते, इसलिए उस बयान के बारे में वैसा उन्होंने कहा। उस पर आप क्या कहेंगे? और ये उनका कहना बार बार कि भाई हमने जब बुलाया था, 17 साल का दोस्ती थी हमारी, तो 17 साल की जब दोस्ती थी तो आप क्यों नहीं आए? अगर आते तो शायद गठबंधन टूटता भी नहीं। देखिए, नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से अवसरवादी है। वैसे पूरे दुनिया में जो सोशलिस्टों के जो अपनी पॉलिटिक्स है वह एक अवसरवादी पॉलिटिक्स होती है, और दोनों के बीच में जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच के जो गठबंधन थे वो कोई नीतिगत नहीं थे, ये एक अवसरवादी गठबंधन था, और अवसरवाद से शुरू हुआ और अवसरवाद पर इसका खात्मा हुआ। ऐसा नहीं है कि अवसरवादी गठबंधन था, ये जो टूट है यह भी अवसरवादी है, और इनके आंतरिक जो गठबंधन हुए हैं इनके वो भी अवसरवादी किस्म के हैं। दूसरी बात कि मैं मानता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ही सांप्रदायिक है, उसमें कोई कम सेकुलर, कोई ज़्यादा सेकुलर, कोई कम सांप्रदायिक, कोई ज़्यादा सांप्रदायिक नहीं है। जिस नरेंद्र मोदी की बात ये अभी हो रही है, इसी नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या क्या न किया, उसमें भी वो सेकुलर नज़र आ रहे हैं। उसी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए गुजरात में उन्होंने क्या कसीदे करे वह आपके टीवी के माध्यम से देखने का मौका मिला। तो यह एक अवसरवादी बात है, और बिहार की जनता इन दोनों अवसरवादियों से ये निपटेगी। बात यह साफ है कि अगर बिहार की जनता बिहार के विकास के लिए आपको वोट डाली थी, और आप तमाम लोगों ने अपने अपने जो है सियासी चाल के लिए पूरे बिहार को इसके आग में अगर झोंक दिया, तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अभिरंजन जी, आपने सुना होगा किस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इत्तेफाक से जो सवाल हमने उठाया था कि किससे विश्वासघात और किसने किसके साथ किया, उसका जवाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत हद तक मिला भी। कुछ सवाल जो हमने शुरू में 2003 का वो बयान दिखाया, वहां पर क्या हुआ, उस बयान के बारे में किस तरीके से उन्होंने कहा, और साथ ही साथ उन्होंने किस तरीके से अगर बातचीत की जाए तो कैसे उन्होंने ये कहा कि अगर मंत्री आ जाते बीजेपी के तो शायद ये गठबंधन भी नहीं टूटता। से देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की बातें आज के दिन बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। अगर मुझे कहेंगे तो मैं कहूंगा कि 0% कन्विंसिंग है नीतीश कुमार की बातें। नीतीश कुमार ये चाहते थे कि कुछ और ड्रामेबाजियां की जाए। ये सारा जो ड्रामा आप कर रहे हो, आप कौन सा कैबिनेट मीटिंग का ड्रामा कर रहे हो? जिस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं, जिस तरह से हल्ला हो रहा है, हमला हो रहा है, जिस आदमी की आप 2003 में तारीफ करते हो, उस आदमी को मुद्दा बनाकर आप गठबंधन तोड़ने को उतारू हो, और आप सारी चीजें कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके साथ बैठकर बात करे, आपके साथ कैबिनेट में आकर जो है बात करे। तो आप चाहते थे कि बीजेपी एक बार फिर से चरण वंदना करे हमारी, फिर से हमारे चरणों में साष्टांग दंडवत रहे, और उसकी छाती पर जो है पैर रखकर मैं स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री यहां पर दिखाई दूंगा, और ये कायम होगा कि बिहार में मेरा एक छत्र राज है, कोई मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता। तो अगर इस तरह का इमेज इंप्रेशन अगर नीतीश कुमार देना चाहते थे, तो इस बार बीजेपी के सारे लोग पके हुए थे। जैसे नीतीश कुमार ने कल दावा किया था कि व्यक्तिगत बातचीत में उनसे बीजेपी के कई नेता जो है विवशता जाहिर करते हैं, उसी तरह से हमसे भी बीजेपी के कई नेता व्यक्तिगत बातचीत किया करते हैं। और उन्होंने पिछले काफी समय में, कई महीनों में और 1-1.5 साल में लगातार ये बताया है कि हम कहीं से मजबूर हैं। और नीतीश कुमार का रवैया पूरी तरह से तानाशाही रवैया है, गठबंधन के दूसरे सहयोगी को बिल्कुल जलील करने वाला रवैया है।
और बिल्कुल उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको गिराने वाला रवैया है। तो बीजेपी के नेता व्यक्तिगत रूप से हमसे भी ये बात किया करते थे, मजबूरी में वो सार्वजनिक तौर पर ये बातें नहीं कह पाते थे। तो इस बार बीजेपी के नेता ने, आपने देखा किस तरह से कीर्ति आजाद ने दरभंगा में रिएक्ट किया, आपने देखा कि बीजेपी के कई नेता गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे सरीखे, जो नेता जिनके खून में थोड़ा ज्यादा उबाल आता है, वो लोग किस तरह से जो है अपनी बातें और अपना गुस्सा जो है सार्वजनिक मंचों पर भी जाहिर करते रहे। हम सुशील कुमार मोदी और नंदकिशोर यादव, इन दो नेताओं की इस बात के लिए आलोचना करते रहे कि वो सब कुछ सहकर भी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आज मैं उसी चीज के लिए उनकी तारीफ भी करना चाहता हूं नीतीश कुमार के इस बयान के बाद कि कहीं से सुशील कुमार मोदी और नंदकिशोर यादव ने संयम का परिचय दिया, वरना जितना अपमान बीजेपी का किया गया, अगर सुशील कुमार मोदी और नंदकिशोर यादव की जगह पर कोई तीसरा नेता होता तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। गिरिराज सिंह होते, अश्विनी चौबे होते, चंद्रमोहन राय होते, कीर्ति आजाद होते, इस तरह के नेता होते तो एक दिन ये गठबंधन नहीं चलता। अगर गठबंधन इतने दिन चला नीतीश कुमार जी की तानाशाही के बावजूद, तो सुशील कुमार मोदी और नंदकिशोर यादव को मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूं। और आज आप आरोप लगा रहे हैं कि हमने कैबिनेट में आपको बुलाया, आप नहीं आए। अरे ये कोई बात हुई? आप कुछ ड्रामे और करना चाह रहे थे। आप जो 3 दिन 4 दिन ड्रामेबाजियां करते रहे, उस ड्रामेबाजी में 1-2 पन्ने आप और जोड़ना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि बीजेपी देखो, मैं उसको लगातार जलील करता रहूंगा और ये पार्टी जलील होकर मेरे साथ रहेगी। और फिर आप बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ते कि भाई हमने तो, उन्होंने एकदम चरण पकड़ लिए, हमें मनाने की पूरी कोशिश की, ये कह दिया कि भाई मोदी को पीएम के लिए आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो मैं गठबंधन को कंटिन्यू रख रहा हूं। नीतीश कुमार, ये बात जरूर है कि उनको भी चाणक्य कहा जाता है, पॉलिटिकल गणित उनको भी समझ में आता है, तो उनको भी ये लग रहा है कि उन्होंने अपने पैरों में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार ली है, उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया है। तो उनको अब मन में ये मलाल हो रहा है कि काश वो हमारी मीटिंग में आ जाते, तो काश हम उनकी सारी बातें मान लिए होते। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी का यह एक तो ड्रामेबाजी है और दूसरा जो है उनका फ्रस्ट्रेशन भी बोल रहा है। कहीं से एक दिन के बाद 24 घंटे के भीतर ही उनको एहसास होने लगा है कि यह खेल उल्टा पड़ रहा है। दूसरी चीज पर मैं कहना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नीतीश कुमार की यह सफाई बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है कि वो एक जो है सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी कार्यक्रम में तारीफ करने का नियम है। मुझे आप बताइए, मुझे एक सरकारी दस्तावेज में ऐसा प्रोटोकॉल आप लिखित रूप में बता दीजिए कि जब आप सरकारी मंच पर रहेंगे तो मंत्री के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ करना अनिवार्य है। कोई रूल रेगुलेशन बता दीजिए, कोई प्रोटोकॉल बता दीजिए। दुनिया के पूरे हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, मैं समूची दुनिया के दस्तावेज में से आप मुझे, अमेरिका के कानून में से आप निकाल कर दिखा दीजिए कि एक आदमी के लिए दूसरे आदमी की तारीफ करना बाध्यता है। अरे यार, मैं अगर दिल से किसी को पसंद नहीं करता हूं तो मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा। हो सकता है मंच साझा करना मेरी बाध्यता हो सकती है, लेकिन मैं मंच पर कम से कम कसीदे गढ़ के तो नहीं जाऊंगा। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको मोदी चालीसा लिख कर दिया था? जो मोदी चालीसा का पाठ उन्होंने उस मंच से किया था और जिस अटल जी का बार बार वो गुणगान करते हैं और उनके नेतृत्व की दुहाई देते हैं, क्या नीतीश कुमार को सफाई देनी चाहिए कि प्रोटोकॉल का जिसका हवाला दे रहे हैं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको कहा था कि तुमको वहां पे जाके उस मंच पे मोदी की तारीफ करनी है, वरना नीतीश तुमको अगले दिन मैं मंत्रिमंडल में नहीं रहने दूंगा? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे यह कहा था? क्या वो मोदी चालीसा जो उन्होंने पढ़ा वो अटल बिहारी वाजपेयी ने लिख कर दिया था या लाल कृष्ण आडवाणी ने लिख कर दिया था? वो उनके अपने मन के उद्गार थे, वो अपनी मौका परस्ती की उनकी राजनीति थी, वो उनका जो है अपने शब्द थे उनके, जिसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के गुजरात के दंगे को अब भुला दीजिए और उनके बाकी कामों को याद करिए और नरेंद्र भाई को जो है, और नरेंद्र भाई इतना सम्मान आप देखिए, नरेंद्र भाई को जो है गुजरात से बाहर निकलकर देश में भूमिका निभानी चाहिए। तो आज जब नरेंद्र भाई गुजरात से बाहर निकलकर देश में भूमिका निभा रहे हैं तो बाबू नीतीश कुमार जी आपको इतना चुभ क्यों रहा है? तो मुझे लगता है कहीं से नीतीश कुमार जी जो उस वक्त रेल मंत्री थे, आज की तारीख में पूरी तरह से डिरेल हो चुके हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा पॉलिटिकल स्टैंड लेना है। उनकी पार्टी के अंदर जबरदस्त मतभेद है, मैं आपको बता रहा हूं, और वो मतभेद भी कुछ दिनों में आपको सामने आने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार ने कल कहा कि व्यक्तिगत बातचीत में बीजेपी के कई नेता हमसे विवशता जाहिर करते हैं, उसी तरह से मैं सार्वजनिक तौर पे बिहार और झारखंड के सब लोगों को बताना चाहता हूं कि व्यक्तिगत बातचीत में हमसे भी जेडीयू के बहुत सारे नेता विवशता जाहिर किया करते हैं कि नीतीश कुमार जी तानाशाह हैं, उनके खिलाफ एक शब्द बोलूंगा
तो कल के दिन जो है हमारी पार्टी में जगह नहीं रहेगी। नीतीश कुमार की नीतियों से जेडीयू के भीतर भारी नाराजगी है, उनके मंत्रियों में नाराजगी है, उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उनके तमाम नेताओं और विधायकों में नाराजगी है। और मैं आपको बता सकता हूं कि आरजेडी को वो तोड़ पाए नहीं तोड़ पाए, बीजेपी को वो तोड़ पाए नहीं तोड़ पाए, अगर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को सही ट्रैक पर नहीं लाया, ये पटरी से उतरी हुई राजनीति को वापस पटरी पर नहीं लाया, तो आप देखेंगे कि जेडीयू टूटेगी। क्योंकि जेडीयू कोई भी पार्टी लंबे समय तक जो है एक नेता की तानाशाही के दम पर नहीं चल सकता है। नीतीश कुमार जी का मैं कोई विरोधी नहीं हूं, मैंने बार बार कहा है, मैं नीतीश कुमार जी का कोई विरोधी नहीं हूं, मेरे मन में कोई नीतीश कुमार जी के लिए विद्वेष नहीं है। मैं जनता के पक्ष में बोलना चाहता हूं कई बातें, ताकि जनता का इकबाल बुलंद हो। और इस नाते मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार न सिर्फ सांप्रदायिक है, नीतीश कुमार न सिर्फ मौका परस्त है, नीतीश कुमार एक अनडेमोक्रेटिक व्यक्ति हैं और नीतीश कुमार एक एंटी पीपुल राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। अनडेमोक्रेटिक वो इस तरह से है कि वो अपनी पार्टी में किसी की बात नहीं सुनते, वो अपने गठबंधन में किसी की बात नहीं सुनते थे, वो अपने राज्य की जनता की बात नहीं सुनते थे। जिस जनता ने कुछ मांगे उठाई तो उन्होंने मधुबनी में कहा कचूमर निकाल दूंगा, खगड़िया में एक आपराधिक छवि के व्यक्ति से उनका कचूमर निकलवाया और पटना में पुलिस के जरिए उनका कचूमर निकलवाया। आप सोच लीजिए कि वो कितने अनडेमोक्रेटिक व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मंच साझा किया था तो तारीफ करना मजबूरी थी। नीतीश कुमार के सामने एक रेपिस्ट आ जाएगा तो क्या नीतीश कुमार रेपिस्ट की तारीफ करेंगे? नीतीश कुमार के सामने एक हत्यारा आ जाएगा तो उस हत्यारे की तारीफ करेंगे और पीठ पीछे उसकी बुराई करेंगे? अगर ये नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरेक्टर है तो इस कैरेक्टर को मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं, इस कैरेक्टर की मैं भर्त्सना करता हूं। और मैं आज फिर से एक बार बताना चाहता हूं बिहार के लोगों को कि नीतीश कुमार की सरकार ने पटना गैंगरेप के रेपिस्ट को बचाने की पुरजोर कोशिश की थी। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। समूचे बिहार में एक आदमी ने नहीं कहा आर्यन टीवी का स्टैंड गलत है। समूचे बिहार में एक आदमी ने नहीं कहा कि अभिरंजन कुमार आप गलत पत्रकारिता कर रहे हैं। समूचे बिहार ने हमारा साथ दिया। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने, सबको मालूम है कि 12-14 दिनों तक रेपिस्टों को बचाने की कोशिश की। पुलिस पर उन्होंने दबाव बनाया कि रेपिस्टों को नहीं पकड़ना है, किसी तरह से मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना है। और जब हमने कसम खा ली और हमने सिर पर कफन बांधकर हम आगे बढ़ गए, हमने कहा कि नहीं, बिहार की बेटी, बिहार की बहन को हम इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, तो अंत में हमें पनिशमेंट दिया गया। ये एक तथ्यात्मक रिकॉर्ड है, ये एक जो है सो पूरे बिहार के सामने ये रिकॉर्ड है, ये तथ्य है कि उसके बाद हमें पनिशमेंट दिया गया। आर्यन टीवी को तरह तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। ये एक तथ्य है कि पटना गैंगरेप को उजागर करने के बाद से ही नीतीश कुमार जी के दबाव में जेडीयू के लोग हमारे चैनल में नहीं आया करते हैं। और उस वक्त भी जेडीयू के सारे लोगों ने व्यक्तिगत बातचीत में हमसे कहा कि क्या करें, नीतीश कुमार जी का आदेश है। बीजेपी के सारे लोगों ने मुझसे कहा, कई बीजेपी के बड़े नेताओं से मैंने उन दिनों बात की थी और मैं उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वह व्यक्तिगत बातचीत थी। बीजेपी के मैंने राज्य स्तर के नेताओं से भी बात की थी और बीजेपी के कई राष्ट्रीय नेताओं से भी हमने बात की थी। उन लोगों ने भी व्यक्तिगत बातचीत में कहा कि अभिरंजन जी, अगर आपके चैनल में हमारे लोग जाएंगे तो बिहार में गठबंधन टूट जाएगा और अभी हम सरकार चलाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी एंटी पीपुल है और अनडेमोक्रेटिक भी हैं। लोकतंत्र का इन्होंने बिहार में गला घोंट कर रखा हुआ है। मीडिया को जिस तरह से इन्होंने दबा कर रखा हुआ था, इसको कौन नहीं जानता। अब शायद मुझे लगता है कि बीजेपी के भाइयों का जमीर अब जागेगा। अभी तक तो वो गठबंधन की मर्यादा के तहत या गठबंधन की विवशता के तहत मजबूर थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ उनको जो है पुरजोर आवाज उठानी चाहिए, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। मीडिया का जो गला घोंटा जा रहा है बिहार के अंदर, उस मीडिया का गला घोंटने के खिलाफ उनको आवाज उठानी चाहिए। जो पुलिसिया अत्याचार आम आदमी पर होता है, महिलाओं पर होता है, उस पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ उनको आवाज उठानी चाहिए। अगर बीजेपी के भाई एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा पाए तो उनका स्वागत है, नहीं तो हम उनके खिलाफ भी इसी तरह की पत्रकारिता जारी रखेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल और माले और कम्युनिस्ट भाई हमारे और लोजपा के लोग जहां जहां पर विपक्ष की भूमिका निभाने में फेल रहे, हमने उनकी भी आलोचना की। एक आखिरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज ये कह रहे हैं नीतीश कुमार कि आडवाणी को इन्होंने बेइज्जत किया, आडवाणी को के साथ विश्वासघात किया। ये कैसे विश्वासघात दिवस मना सकते हैं? ये बात मैं उनकी मानता हूं कि बीजेपी ने आडवाणी को के साथ विश्वासघात किया, बीजेपी ने आडवाणी को बेइज्जत किया और ये स्टैंड हमने बिल्कुल ले रखा था। और
इस बात के बावजूद ले रखा था कि व्यक्तिगत मैं ये मानता था कि नरेंद्र मोदी के अलावा शायद बीजेपी के पास मौजूदा परिस्थितियों में वो कोई करिश्माई नेता नहीं है जो उसको लोकसभा की 200 सीटें दिलवा सके। लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए आप आडवाणी जैसे बुजुर्ग नेता को, भले मैं आडवाणी की राजनीति को कभी मैं समर्थन नहीं करता जिस तरह से 1992 में मस्जिद ढाई गई, तो लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा कि बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए। तो नीतीश कुमार की यह बात ठीक है कि बीजेपी ने आडवाणी का सम्मान नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार की इस सफाई से मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूं कि जॉर्ज फर्नांडीज को उन्होंने सम्मान दिया। जॉर्ज फर्नांडीज को उन्होंने उतना बेइज्जत किया जितना बेइज्जत अभी तक बीजेपी ने आडवाणी को नहीं किया है। कम से कम आडवाणी के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के सारे नेता और संघ के सारे नेता उनके दरवाजे पर पहुंचे, उनसे मिन्नतें की, उनके लिए दुआएं की, उनसे प्रार्थना की कि आप पार्टी में लौट आओ। कम से कम बीजेपी के नेताओं ने इतना चरित्र दिखाया अपने बुजुर्ग के लिए। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडीज के लिए वो चरित्र नहीं दिखाया, भले वो कुछ भी सफाई देते रहे। जबकि मैं ये मानता हूं कि जॉर्ज फर्नांडीज हमारी राजनीति के बहुत ही बड़े नेता थे और उनके योगदान को भले नीतीश कुमार भुला दे, भारत की जनता नहीं भुला सकती। चलिए, बिल्कुल अभिनंदन जी, सही कहा आपने निश्चित तौर पर। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी और कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो हम आपके सामने लाएंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।